इस सीटेट का जो हमने हिंदी का बनाया था पहले। उसका ये पार्ट 2 है। इसमें इस सवाल को पढ़ना है। तो इसमें 110 वाला क्वेश्चन है कि एक अध्यापक कक्षा में समूह कार्य रोल प्ले करवाता है और आकलन के लिए। तो इसको क्या कहा जा रहा था कि संरचनात्मक आकलन ऐसे पढ़ना है, और संकल्पनात्मक आकलन संकल्पन संकल्प लो ऐसा बोलते हैं, संकल्प लेना। तो कल्पना इस तरह से इमेजिनेटिव वे में। तो स्ट्रक्चरल से उसको याद रख सकते हैं। और वाचन मतलब क्या होता है? श्रवण और वाचन जैसे आता है, तो बोलने वाला विधि में। और क्या है? कक्षा कक्षा आकलन। तो कक्षा कक्ष जो जमात के हिसाब से जो रहेंगी। तो उसको साख्ती बोल सकते हैं, साख्त के हिसाब से थर्ड वाले। स्ट्रक्चरल या साख्ती तशखीस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक अध्यापक कक्षा में वस्तुओं के ऊपर वस्तु का नाम जो शिक्षार्थी है उसकी भाषाओं अंग्रेजी तथा शिक्षार्थी द्वारा जानी गई अन्य भाषाओं में लिखती है, तो यहाँ पर अध्यापक क्या करने का प्रयास कर रही है? एक अध्यापक क्या है कि वस्तुओं का मतलब जो चीजें हैं रखी हुई है तो उसके ऊपर उनके नाम लिख रही है। और शिक्षार्थी की भाषाओं को इंग्लिश है जैसे कि। और उसी साथ साथ जो शिक्षार्थी द्वारा जाने गए अन्य भाषा, यानी कि जिसको तालिबे इल्म समझ पाते हैं ऐसी भाषा, उनको अगर वो लिख रही है ऐसे वस्तुओं पर नाम, तो यहाँ पर अध्यापक क्या करने का प्रयास कर रही है? पहला है कि शिक्षार्थियों को वर्णमाला के अक्षरों से परिचित करवा रही है। ये शिक्षार्थियों में भाषा संबंधित जागरूकता पैदा कर रही है। ये शिक्षार्थियों में लिपि संबंधी जागरूकता की समझ विकसित कर रही है। यह कक्षा में भाषा समृद्ध परिवेश सृजित कर रही है। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर क्या है? 111। उसका है फोर्थ। कक्षा में भाषा समृद्ध परिवेश सृजित कर रही है। कि मतलब वो क्या करना चाह रही है कि एक इन्वायरमेंट माहौल बनाना चाह रही है कि जिससे भाषा समृद्ध परिवेश, कि ऐसे वस्तुओं के नाम लिखकर। अब इसको अगर उर्दू में अगर हम देखें, तो उर्दू में क्या ऐसे कह सकेंगे? एक उस्ताद क्लासरूम में अशिया के नाम सीखने वालों की जुबानों में लिखता है, इंग्लिश और दूसरी जुबानें जो सीखने वालों को मालूम होती है। तो यहाँ क्या करने की कोशिश कर रहा है वो? पहला है कि शिक्षार्थियों को वर्णमाला के अक्षरों से परिचित करवाना, यानी कि सीखने वालों को हुर्फ तहज्जी के हरूफ से मुतारिफ कराना। और दूसरा है कि शिक्षार्थियों में भाषा संबंधी जागरूकता, कि सीखने वालों में जुबान की आगही, जुबान समझने के लिए। या फिर थर्ड है कि सीखने वालों के दरमियान रस्मुल खत की आगही, लिखने की पहचान। और चौथा कि क्लासरूम में जुबान से भरपूर माहौल बनाना। हाँ, तो अक्षरों का सवाल नहीं आएगा, भाषा जब है तो उस हिसाब से ऐसा माहौल जो कि जुबान से भरपूर माहौल है। उसके बाद है नेक्स्ट। एक अध्यापक कक्षा में वस्तुओं के ऊपर वस्तु का नाम शिक्षार्थी की भाषाओं, ये वाला रिपीट था। और ये ऑनलाइन वाले, इनको म्यूट करना, अनम्यूट कर देते। तब ऑनलाइन से भी आप जवाब दे सकेंगे। तो नेक्स्ट है 112। भाषांतरण मतलब ट्रांस लैंग्वेजिंग से क्या तात्पर्य है? पहला है कि भाषा की कक्षा में अनेक भाषाओं का शिक्षण।
कि एक जुबान की क्लास में अलग अलग भाषाओं को पढ़ाना किसी विषय वस्तु के शिक्षण अधिगम के लिए, एक भाषा के बाद दूसरी भाषा का प्रयोग करना, ये तीसरा की कक्षा में शिक्षा अधिगम और बोलने के लिए अनेक भाषाओं का इस्तेमाल करना, या फिर सभी विषय वस्तुओं और साथ ही साथ भाषाओं को एक ही भाषा में पढ़ाना। थर्ड। सेकंड। सेकंड का क्या मतलब है कि विषय वस्तु के शिक्षण के लिए भाषा के बाद दूसरी भाषा का प्रयोग करना। थर्ड है सर, थर्ड। और थर्ड क्या है कि अलग अलग अनेक भाषाओं का इस्तेमाल करना, एक भाषा के बाद दूसरी भाषा और अनेक भाषा, और लास्ट में क्या है, एक ही भाषा में पढ़ाना और अनेक भाषाओं का शिक्षण। तो देखते हैं इसका, इसका थर्ड जो कि है कक्षा में शिक्षा अधिगम। अधिगम मतलब जो कि सीखने के हिसाब से शिक्षा अधिगम, और यहाँ पर भी ऐसा कि एक्विजिशन आता है इक्तिसाब, तो अधिगम मतलब आमोदिश और सीखना, और लर्निंग मतलब, और जो आएगा एक्विजिशन या इक्तिसाब तो उसका आ जाता है क्या, अर्जित अर्जित कर, अर्जन। तो यहाँ पर सीखने के लिए और बोलने के लिए अनेक भाषाओं का इस्तेमाल करना, ये आ जाएगा ट्रांस लैंग्वेज। क्योंकि अनेक भाषाओं का इस्तेमाल किया, उसको ये भाषा में नहीं समझा तो उसके दूसरा एग्जाम्पल ले दिया गया, जिसको भी वो जानता हो इस हिसाब से। तो भाषांतर मतलब, भाषांतर यानी तर्जुमा करना एक हिसाब से, ट्रांस लैंग्वेज। हाँ, उसको तर्जुमा करके बताना उस हिसाब से। तो उसके बाद है नेक्स्ट, किसी पाठ्य सामग्री की प्रामाणिकता से क्या तात्पर्य है। अब इसका मतलब क्या होता है, पाठ्य सामग्री की प्रमाणिकता, प्रमाणिकता यानी जैसे प्रमाण पत्र होता है सदाकत नामा, तो प्रमाणिकता मतलब सदाकत। पाठ्य सामग्री मतलब जो मतन है, जो भी पैसेज है, तो पैसेज को ऑथेंटिक कैसे माना जाएगा, उससे क्या मुराद है प्रामाणिकता से। तो पहला है कि शिक्षार्थियों के स्तर को ध्यान में रखते हुए पाठ्य पुस्तक के लेखकों द्वारा विकसित सामग्री। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि निसाबी किताब के मुसन्निफिन के जरिए सीखने वालों की सतह को मद्देनजर रखते हुए तैयार करना मवाद, या फिर मूलत किसी एक संदर्भ विशेष से उपजी सामग्री सामग्री जिसमें भाषा सहज रूप से प्रयुक्त हो, यानी कि बुनियादी तौर पे खास सयाक व सबाक से पैदा होने वाला मवाद जिसमें जुबान का इस्तेमाल कुदरती तौर पर होता है, और भाषा में अधिकार रखने वाले द्वारा विकसित पाठ्य सामग्री कि जुबान पर जो उबूर रखते हैं, तो उबूर रखने वाले लोगों के जरिए तैयार करदा मुताले का मवाद। और चौथा है कि पाठ्य पुस्तक के लेखकों द्वारा दूसरी भाषाओं से अनुवाद के निसाबी किताब के मुसन्निफिन के जरिए दूसरी जुबानों से तर्जुमा। फर्स्ट है सर। ऑप्शन फर्स्ट। उसका फर्स्ट भी नहीं है, सेकंड। मूलत किसी एक संदर्भ विशेष से उपजी सामग्री, तो मतलब क्या होता है कि प्रमाणिकता सदाकत नामा। अब मुसन्निफ जो है, मुसन्निफ ने वो चीज कहाँ से लिखा, मुसन्निफ होता है सिर्फ लिखने वाला। तो फर्स्ट में ऐसा लग रहा था आपको कि मुसन्निफ ने लिखा होगा तो सही होगा, कि क्योंकि यहाँ पर क्या है, लेखकों द्वारा विकसित उस स्तर को रखते हुए, अब जैसे बच्चे हैं तो बच्चों की दुनिया छाप दिए, कहानी ख्यालों वाली, तो वो इसकी प्रामाणिकता सदाकत नहीं होगी। लेकिन दूसरा जो है, दूसरे में यह है कि मुलत किसी एक संदर्भ विशेष से, यानी अब यहाँ संदर्भ है रेफरेंस, तो ये रेफरेंस उसमें बहुत ऑथेंटिक में, ये शब्द आप याद रख सकते हैं कि रेफरेंस बेस पर, कि जिसमें ऐसी सामग्री जहाँ पर भाषा सहज रूप से
प्रयुक्त हो। तो ये सदाकतनामा है, क्योंकि संदर्भ विशेष से ये याद रख सकते हैं। और ये तीसरा क्यों नहीं हुआ कि भाषा में अधिकार रखने वाले यानी कि उबूर रखने वाले जुबान पर उनके जरिए तैयार करदा मुताले का मवाद। तो जो माहिर है, तो माहिर अपने हिसाब से कुछ नहीं लिखेगा, लेकिन जो सदाकतनामा है जहाज से हुआ है तो उसमें संदर्भ आना बहुत जरूरी है। और इसके अलावा चौथा जो था वो क्यों नहीं हुआ कि मुसन्निफिन के जरिए दूसरी जुबानों से तर्जुमा किया हुआ। ये तो बिल्कुल भी तर्जुमा है, दूसरी भाषाओं से अनुवाद ही लिया हुआ। तो अब तर्जुमे में कुछ का कुछ हो जाता है, ऐसा टीटी सीटेट मतलब टीटी में भी क्या होता है कि इंग्लिश का उर्दू में कुछ लिख दिया जाए तो उसका मतलब ही कुछ बन जाता है। तो वैसा नहीं, बल्कि एक किसी एक संदर्भ विशेष से उपजी सामग्री जुड़ी हुई जिसमें भाषा सहज रूप से प्रयुक्त हो, यह रहेगा प्रमाणिकता पाठ्य सामग्री का। तो ये याद रखना है। उसके बाद है नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम शिक्षार्थियों को अच्छा लेख लिखने के भिन्न चरणों को समझाने समझने का अवसर दें। कि मतलब कौन सा उपागम है ऐसा जो शिक्षार्थियों को अच्छा लेख लिखने के अलग अलग चरणों तरीकों को समझने का मौका फराहम करेगा। पहला है कि वर्णनात्मक लेखन, लेखन का क्रिया उपागम, लेखन का उत्पाद उपागम या संस्थानात्मक लेखन। संस- संस्था संस्थानात्मक, स्थान नहीं है, संस्थानात्मक। कि मतलब कौन सा तरीका सीखने वालों को एक मजमून लिखने के मुख्तलिफ मराहिल। तो पहले का आता है वर्णनात्मक, मतलब वर्णन करना यानी कि वजाहत करना। तो वर्णनात्मक जो लेखन है तो वो वजाहती है। वर्णनात्मक लेखन यानी वजाहती तहरीर। और लेखन का प्रक्रिया उपागम यानी कि तहरीर के लिए जो तरीक़ेकार इस्तेमाल होंगे। तहरीर के सेकंड। लिए प्रोजेक्ट अप्रोच, उत्पाद उपागम यानी कि प्रोजेक्ट अप्रोच। और संस्थात्मक मतलब संस्थानात्मक लेखन जो रहेगा इदारा जाति, संस्था की बात की जा रही है, इदारा जाति। इंस्टीट्यूशनल राइटिंग के तौर पे अच्छा लेख लिखने के अलग अलग चरणों को समझने का जो मौका देना। फोर है सर। इदारा जाति। उसका है सेकंड, लेखन का प्रक्रिया उपागम। प्रक्रिया मतलब इसका मतलब क्या था, प्रोसेस अप्रोच। इसका होता है प्रोसेस अप्रोच और इसका है प्रोजेक्ट अप्रोच, प्रोजेक्ट बेस। और ये प्रोसेस प्रक्रिया, उत्पाद प्रोजेक्ट। तो ये प्रोडक्ट जो मिलेगा, उत्पाद मतलब एक प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट बेस्ड हो जाएगा। प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, रिजल्ट। प्रोडक्ट अप्रोच मतलब क्या है, रिजल्ट ओरिएंटेड, कि हमें नतीजा खेस मिलना चाहिए। और प्रक्रिया मतलब प्रोसेस। तो क्योंकि ये क्या है कि लिखने के लिए है अलग अलग चरण। तो मौका जो देगा तो लिखने की प्रक्रिया का उपागम ये रहेगा, लिखने के लिए वजाहत नहीं देना है और इदारा जाती भी नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है, व्याकरण सीखने से क्या आशय है। ग्रामर अगर आप सीख रहे हैं तो उसका मतलब क्या है, व्याकरण के नियम सीखना, सर्वप्रथम नियम सीखना और बाद में उसका प्रयोग कर सकना, अर्थ से संदर्भ में प्रयोग सीखना, या किसी भी भाषा के लिखित और बोले जाने वाले स्वरूप में गलतियां निकालना। ऑप्शन टू। ऑप्शन थर्ड। व्याकरण सीखने से क्या आशय है। पहले का मतलब क्या है कि ग्रामर के उसूल सीख रहे हैं आप,
नियम सीखना। हाँ, ग्रामर सीखने से क्या मुराद। और दूसरा क्या है कि सबसे पहले उसूल सीख रहे हैं आप, फिर इस्तेमाल करने के काबिल हो रहे हैं। तीसरा क्या है कि जो अर्थ है, मतलब मानी, तो जो सयाक और असबाक में जो आए हैं वर्ड्स, उनको मायने में भी इस्तेमाल करना उसको। और चौथा क्या है, किसी भी भाषा के लिखित और बोले जाने वाले स्वरूप में गलतियां निकालना। तहरीरी और बोले जाने वाली गलतियों से परहेज करना। उसका है थर्ड, अर्थ से संदर्भ, क्योंकि मीनिंगफुल होना चाहिए कभी भी हम सीखते हैं, तो अर्थ वाला इसमें बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है और बड़ा रोल प्ले करता है। तो मीनिंगफुलनेस पर, क्योंकि ग्रामर जब सीख रहे हैं उससे आशय ये है कि अर्थ से संदर्भ में प्रयोग करना और सीखना। इस तरह, मतलब मानी जो है उसको इस्तेमाल करके सीखना। अभी आपने इसके लिए करे इंडक्टिव डिडक्टिव के हिसाब से, आप दिमाग में आपके आ गया होगा। ऐसा भी बहुत सारे सोचते हैं, इस्तेकरा इस्तेकराजी। तो ग्रामर का उसूल सीखने का अर्थ से। त्रुटियों से क्या अभिप्राय है। त्रुटियां मतलब क्या होती है, गलतियां। तो मिस्टेक्स क्या है, त्रुटियां क्या है कि सीखने का सांकेतिक है। या गलतियां क्या है कि सीखने का इशारा है, संकेतक। दूसरा है कि त्रुटियां भाषा अधिगम को बाधित, पहला। मतलब रुकावट बनती है। तीसरा है कि त्रुटियों में उसी समय संशोधन कर देना चाहिए, दुरुस्त कर देना जभी के जभी। और त्रुटियों की पहचान कर उनको करने से बचना, निशानदेही करना उसको और उनसे बचना, क्या रहेगा। थर्ड है। ऑप्शन थर्ड। थर्ड। हाँ, उसके अलावा और थर्ड के अलावा क्या है जो। फर्स्ट है सर। फर्स्ट, सीखने का संकेतक है, तो फर्स्ट ज्यादातर सही हो सकता है। तो देखते हैं 116 का जवाब। तो उसका फर्स्ट सही जवाब है। क्यों, क्योंकि गलतियां, मिस्टेक्स जो है पार्ट ऑफ लर्निंग, टीचिंग एंड लर्निंग का पार्ट होता है गलतियां। गलतियों को तभी टोक कर सही नहीं करना चाहिए, ये नेगेटिव में आता है। बहुत सारों को ऐसा फर्स्ट टाइम ऐसा लगता है कि गलतियां है तो उसको सुधार देना है, लेकिन उसका समाधान जब भी नहीं, बच्चे ने गलती किया उसको कोशिश करने देना है, जब भी कि जब भी उसको बता नहीं देना है। आंसर तो ये निगेटिव पॉइंट में आता है। गलतियां हम्म। भाषा सीखने में, मतलब आमोजिश में मुश्किल नहीं डालते। त्रुटियां, ये भी निगेटिव टर्म था, मतलब ये भाषा जो गलतियां है ये पॉजिटिव होता है, मतलब अच्छा है सीखने के लिए। तो सीख रहा है मतलब गलती कर रहा है मतलब सीख रहा है। तो मिस्टेक्स आर पार्ट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, ये हमेशा दिमाग में रखना है। जो फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे होते थे पहले गलतियों वाली गलती कर देते हो। नेक्स्ट है, जिन शब्दों को हम सुनते और पढ़ते हैं, सुनते भी है पढ़ते भी है, फिर उनकी पहचान करते हैं, उनको क्या कहते हैं। उत्पादक शब्द संपदा, संदर्भ में शब्द, आंतरिक शब्द संपदा, ग्राह्य शब्द संपदा। सेकेंड। ये वो अल्फाज जिनसे हम सुनते और पढ़ते हैं फिर पहचानते हैं। उत्पादक मतलब जैसा कि पैदावारी अल्फाज की जो प्रोड्यूस हो रहे हैं। संदर्भ मतलब सयाक व असबाक में अल्फाज। आंतरिक मतलब अंदरूनी। और काबिल कबूल, ग्राह्य मतलब काबिल कबूल। सेकेंड सर, सेकेंड। संदर्भ में सयाक व असबाक में। उसका है फोर्थ, प्रो। उसका मतलब क्या था, क्योंकि ग्राहक आपको याद भी नहीं था और आपको लगा बिल्कुल ही अलग दिख रहा है, तो बिल्कुल होगा ही नहीं। काबिल कबूल वाले, एक्सेप्टेबल, काबिल कबूल, कि मतलब जैसे हम सुनते और पढ़ते हैं और उनकी पहचान करते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, सुनते और पढ़ते हैं तो।
ग्राह्य का मतलब जैसा अग्ज करना, अग्ज करना, ग्रहण करना, एक्सेप्ट, काबिल कबूल, हाँ। हाँ वही, एक्सेप्टेबल, एक्सेप्टेबल वोकेबलरी या काबिल कबूल, एक्सेप्ट करना। तो सुनते और क्यों हुआ ये, मतलब जिन शब्दों को हम सुनते और पढ़ते हैं फिर उनकी पहचान कर लेते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं कि काबिल कबूल, मतलब आपने जो ग्रहण किया, अग्ज किया, बराबर, तो अग्ज करने के हिसाब से आपने उसको एक्सेप्ट किया, सयाक में नहीं आए वो, तो उनकी पहचान, यानी सयाक के हिसाब से तो नया रह जाएगा फिर डायरेक्टली जिनको सुनते पढ़ रहे हैं। हाँ उस तरह से आ रहा है, वो तो फर्स्ट लैंग्वेज में से रहना चाहिए। तो इसको सिर्फ ये है काबिल कबूल वाला, ये याद रखो। मतलब हमारे वोकेबलरी में बैठ जाती है वो। जैसे कि अब हियर है, जैसे कम हियर, कम हियर बोले तो मतलब कोई सुनने वाला हियर नहीं लिखेगा, तो उसने जो सुनता आया पढ़ा भी, तो पढ़ने के बाद उसकी वो निशानदेही कर ले रहा है, तो वोकेबलरी देखता नहीं। और सुनने वाला हियर आया, लिसन, मतलब डायरेक्टली वैसे तो आता है, लिसन हियर का भी यहाँ सुनो ऐसा, तवज्जो तो ऐसा आ जाता है। लेकिन जो हियर का जो वो लिखेगा उसके दिमाग के हिसाब से, तो वो जो सुनता है देखता है तो उसमें से वो उसको पहचान भी कर लेगा, तो वो हो जाएगा ग्रहण वाला, तो उसने उसके माइंड में था एक्सेप्टेबल। निम्नलिखित में से कौन सा पठन शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, मतलब मकसद क्या नहीं है, पठन शिक्षण का मकसद में नहीं शामिल है। पाठ्य सामग्री के मुख्य बिंदुओं को पाठक के पूर्व ज्ञान से जोड़ना, कि पाठन सामग्री को मुख्य बिंदु मतलब क्या होते हैं, ये पढ़ने पढ़ाने का मकसद नहीं है, कि मतन के अहम नुकात को कारी की पेशगी मालूमात से जोड़ना। पेशगी मालूम मतलब जो उसके पास पहले ज्ञान था, पूर्व ज्ञान, पिछला नॉलेज, उससे जोड़ना मुख्य बिंदु को, जो एक्चुअल में नुकात, जो अहम नुकात है उसको, मुख्य बिंदु मतलब अहम नुकात, उससे जोड़ना, या फिर शब्दों, वाक्यांशों, भाषाओं के नियमों, नमूनों से अर्थ ग्रहण करना, यानी कि अल्फाज, जुमले, जुबान के नमूनों से मानी को हासिल करना, या फिर पाठ्य सामग्री को पढ़ते समय अर्थ ग्रहण करना, कि मतन पढ़ते वक्त में मानी को हासिल करना, या फिर पाठ्य सामग्री, शब्द और वाक्यांशों को डिकोड करना, डिकोड, कोडिंग डिकोडिंग जैसा आता है। फोर्थ, तीनों भी है सर, फोर्थ नहीं है। तो उद्देश्य जो नहीं है, तो देखते हैं उसे। तो फोर्थ सही जवाब है बिल्कुल, कि उद्देश्य बाकी सब आ जाते हैं, अर्थ ग्रहण करना, अर्थ ग्रहण करना, ज्ञान से जुड़ना, लेकिन शब्द और वाक्यांश को डी कोड करना नहीं, बिल्कुल सही है। उसके बाद है नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है 119 वाला, जब शिक्षार्थी पहली बार विद्यालय आते हैं, फर्स्ट टाइम, उन्हें अपनी मातृभाषा की भरपूर समझ होती है, कि अपनी मातृ जुबान तो जानते हैं वो, लेकिन अध्यापक इंग्लिश या किसी अन्य भाषा की कक्षा में शिक्षार्थियों की मातृभाषा का इस्तेमाल कैसे कर सकती है। कि शिक्षार्थी क्या कर रहा है, पहली बार मतलब विद्यालय आया, उन्हें मातृभाषा की पूरी समझ है, अध्यापक इंग्लिश या किसी अन्य भाषा की कक्षा में शिक्षार्थियों की मातृभाषा का इस्तेमाल कैसे कर सकती है। पहला, कि अध्यापक कक्षा की सामान्य भाषा से पढ़ाना, पढ़ाना कि मतलब जो भाषा जो सामान्य थी तो उससे पढ़ाना शुरू करें, और फिर शिक्षार्थियों को अपनी भाषा का इस्तेमाल करने दें, तो जो है इंग्लिश चल रहा है तो इंग्लिश में ही चालू कर दें, और बाद में अपनी, या फिर अध्यापक को सिर्फ अंग्रेजी या दूसरी भाषाओं का इस्तेमाल करना चाहिए, और शिक्षार्थियों को अपनी मातृभाषा का इस्तेमाल की अनुमति नहीं देना चाहिए, परमिशन नहीं है आपको कि आप सिर्फ इंग्लिश में बात करें। और थर्ड, कि अध्यापक बच्चों को उनकी इच्छा अनुसार भाषा का इस्तेमाल करने की अनुमति दे, और वो स्वयं भी सामान्य भाषा बोल सकती है। कि अध्यापक क्या करे कि बच्चों को उनकी इच्छा अनुसार, कि कौन सी लैंग्वेज आपके लिए कंफर्टेबल है, आप हिंदी जानते हैं तो हिंदी में, संस्कृत जानते हैं तो संस्कृत, और फिर खुद भी वो सामान्य भाषा वो बोल सकती है। उसके बाद है कि अध्यापक को वही भाषा बोलनी चाहिए जिसे अपने शिक्षार्थियों को पढ़ाना है। शिक्षार्थी अंत अंत
कि लक्ष्य भाषा सीख लेंगे, कि जो चल रही है तो उसको चलने दो, वो लक्ष्य भाषा जो है टारगेट लैंग्वेज मतलब, उसको वो खुद ही सीख लेंगे, लेकिन अपने जुबान में चलते रहो। ऑप्शन थर्ड। ऑप्शन थर्ड। थर्ड? तो थर्ड बिल्कुल सही है, कि बच्चों को इच्छा अनुसार, राइट। तो इच्छा अनुसार वाली, कि जो जिसमें वो कंफर्टेबल है, तो जिसको समझ रहा है तो वो भाषा में वो सीख सके। उसके बाद में है नेक्स्ट क्वेश्चन 120। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 वाला जो है, तो उसको क्या कहते हैं? राष्ट्रीय शिक्षा निधि, शिक्षा मतलब एजुकेशन, नीति पॉलिसी, NEP, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 2020 वाला, शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन की अनुशंसा किस रूप में होती है? अब अनुशंसा होना मतलब क्या है? मतलब सिफारिश, मुताले की सिफारिश करना। तो पहला है कि विद्यालय शिक्षा के मिडल और माध्यमिक चरण के दौरान अतिरिक्त विकल्प के रूप में, कि स्कूली तालीम के दरमियान और सानवी मरहला जो होता है उसके दरमियान एक इजाफी इख्तियार के तौर पर, या फिर दूसरा है कि त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत एक विकल्प के रूप में, कि तीन जुबानों के फॉर्मूले के तहत एक इख्तियार के तौर पर, या फिर विद्यालय शिक्षा के बुनियादी चरण के दौरान अतिरिक्त विकल्प के रूप में, कि स्कूली तालीम के बुनियादी मरहले के दौरान एक इजाफी ऑप्शन के तौर पर, या फिर विद्यालय शिक्षा के माध्यमिक चरण के दौरान एक अतिरिक्त विकल्प और एक ऐच्छिक भाषा के रूप में, के स्कूली तालीम के सानवी मरहले के दौरान एक इजाफी इख्तियार और एक इख्तियारी जुबान के तौर पर। सेकेंड लग रहा सर, सेकेंड। उसका है फर्स्ट, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है भाषाओं के अध्ययन पर। तो आपको सेकंड इसलिए लग रहा था क्योंकि त्रिभाषा सूत्र यानी कि सैलिस्तानी फॉर्मूला, लेकिन एक विकल्प के तौर पर, कि एक समाधान विकल्प ऑप्शन के तौर पर, तो वो त्रिभाषा वाला इसमें किसमें आता है वो भी देखना है। सैलिस्तानी फॉर्मूला NEP का है, या फिर कौन से वाले में आ रहा है, कब का है, वो चीजें आपको देखना है। सैलिस्तानी फॉर्मूला किसमें आता है, पहले वो देखकर बताइए। सैलिस्तानी फॉर्मूला प्राकृतिक लैंग्वेज जो आता है उसमें। तो ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968 के थ्रू में हुआ है। तो यहाँ पर क्या है, 2020 का जो पूछ रहा है, तो ये चीजें मतलब जो टर्म भी बदल जाते हैं ईयर्स, वो हिसाब से भी आता है चीजें, तो वो बहुत ध्यान में रखना होता है कि डायरेक्टली NEP नहीं, NEP का ईयर भी कौन सा पूछे हैं, अभी 2020 वाला पूछे है। और इसमें क्या पूछा है कि शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन की सिफारिश जो कर रहा है, तो वो कह रहा है कि विद्यालय शिक्षा के मिडल, के मतलब मिडल और माध्यमिक चरण के दौरान अतिरिक्त विकल्प के रूप में। इसका क्या हमने मतलब देखा है, कि स्कूली तालीम के दरमियानी और सानवी मरहले के दौरान एक इजाफी इख्तियार, कि एक एडिशनल ऑप्शन, इसको हम कह सकते हैं एक एडिशनल ऑप्शन दे देना मिडिल और सेकेंडरी
स्टेजेस ऑफ स्कूल एजुकेशन में ये रिकमेंड करता है किसको? क्लासिकल लैंग्वेजेस जिसे कहेंगे, शास्त्रीय भाषाओं को। तो बात किसकी चल रही थी? शास्त्रीय भाषाओं वाली। शास्त्रीय भाषाएं मतलब उर्दू में क्या कहेंगे? क्लासिक की जुबानें जो होती है, क्लासिक की जुबानें जो होती है वो सारी। अब उसके तौर पर आपको पढ़ना होगा, तो ये एनएपी के ईयर्स के हिसाब से आपको देखना होता है। तो ये हिंदी का लैंग्वेज वन का हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लैंग्वेज टू इसको करेंगे।